हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एपीएसआर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशन निकालना सीखा था। अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि जो डायमेंशन निकाल रहे हैं वो डायमेंशन उसके एप्लीकेशन क्या है। मतलब डायमेंशन एनालिसिस के हमारे पास तीन एप्लीकेशन है। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूनिट्स। बेसिकली यूनिट क्या होता है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेज़र करना है तो मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में फिक्स रहे, इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज ना हो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है। यूनिट इज स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड रहता है, जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। जैसे अगर हमको मास को मेज़र करना है तो मास को मेज़र करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, हमारे पास केजी। ऐसे ही अगर हमको डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, अगर टाइम मेज़र करना है तो सेकंड में। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मेज़रमेंट रहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। और स्टैंडर्ड मेज़रमेंट किसके लिए रहता है, फिज़िकल क्वांटिटी को, सेम काइंड के फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब उसके अलावा जो यूनिट होना चाहिए उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके पास क्या होती है, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जगह पे चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर देखेंगे तो हम लोग बहुत चीज़ों को मेजर करने के लिए फिंगर्स का या फिर एल्बो तक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि टिप ऑफ फिंगर से एल्बो तक को हम लोग क्या मानते हैं कि 1 फुट है। टिप ऑफ फिंगर से हम लोग एल्बो तक को क्या मानते हैं कि 1 फीट है। बट किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, तो उसको हम लोग नहीं मान सकते। वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो यूनिट होता है वो इनवेरिएबल होना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी इनवेरिएबल। दूसरा अवेलेबिलिटी। जितने भी यूनिट है वो ईजिली अवेलेबल होने चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होने चाहिए, ईजिली अवेलेबल। हर जगह पे क्या होने चाहिए, ईजिली अवेलेबल, ताकि हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकें, उसको कंपेयर कर सकें। अब बेसिकली जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है उनके जो यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग 4 टाइप से मेज़र कर सकते हैं। मतलब यूनिट के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। पहला हमारे पास क्या है, एफपीएस। एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डिस्टेंस। पी का मतलब क्या है, मास रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एस का मतलब क्या है कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एफ क्या है हमारे पास, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ को मेज़र किस में किया जाता है, फुट। देन मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में, एफपीएस में। सीजीएस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सी रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, जी रिप्रेजेंट करता है ग्राम एंड एस रिप्रेजेंट करता है सेकंड। नेक्स्ट अगर एम के एस में जाए तो एम के एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम रिप्रेजेंट करता है मीटर में। के का मतलब मास किस में मेज़र करते हैं हम लोग, किलोग्राम में। एंड सेकेंड मतलब टाइम को। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम, जो ऑल ओवर कंट्री हम लोगों के पास एप्लीकेबल होता है। क्योंकि बाकी की जो सिस्टम्स है ये पूरी जगह पे वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि हर जगह पे हम लोग डिस्टेंस को फुट में मेज़र नहीं करते हैं। हम लोग जैसे मीटर सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, तो हम लोग फुट में मेज़र जल्दी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास नहीं है।
तो ये किसी अलग देश में मेज़र किया जाता है, ये कहीं अलग देश में, ये कहीं अलग देश में, लेकिन इतनी सारी कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप का यूनिट बनाया जो हर जगह पे क्या हो, एप्लीकेबल हो, हर जगह पे क्या हो, एप्लीकेबल हो। ठीक है, हर जगह पे क्या हो, एप्लीकेबल हो। क्लियर। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया हम लोगों ने एसआई सिस्टम। इसकी नीड क्यों पड़ी एसआई सिस्टम की? जैसे मान लीजिए हम लोग बाज़ार में जा रहे हैं, ठीक है, और बाज़ार में हम लोग कांदा लेने जा रहे हैं। बाज़ार में क्या लेने गए, कांदा, ठीक है। तो हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कांदा, ठीक है। लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे, विलेज में, यूपी में चले जाएंगे या फिर बिहार में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर आपने बोला कि हमको कांदा दे दो 1 किलो, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि कांदा उन लोगों ने उतना सुना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे आप जाके प्याज बोलिए तो प्याज उनको बराबर याद रहेगा। तो वही चीज़ होता है कि ये कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप की यूनिट बनाई जो पूरे देश में क्या हो, सेम हो, जिसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया यूनिट बनाया जिसको हम लोगों ने क्या बोला, सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे देश में एप्लीकेबल होगा वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, ये जिस जितने भी सिस्टम है, चाहे एफपीएस हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो, ये डिसाइड कौन करता है, कौन बोलता है कि हाँ ये सिस्टम आने वाला है या फिर नहीं आएगा, या फिर इसको लॉन्च कौन करता है? तो इसको लॉन्च करता है बेसिकली जनरल डैश पॉइंट एट मेजरस, जिसको हम लोगों ने बोला है सीजीपीएम। और इस सीजीपीएम को ही क्या बोला जाता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये एक क्या है, सोसाइटी है। मतलब एक देखा जाए तो एक सोसाइटी है जो क्या करती है, डिसाइड करती है कि कौन सा हमारे पास मेज़र का यूनिट आएगा, कौन सा नहीं आएगा, उसको हमको लॉन्च करना है कि नहीं करना है। तो किसी भी सिस्टम को अगर लेके आना है या फिर कोई भी मेज़रमेंट की यूनिट हमको इंट्रोड्यूस करनी है इसमें, तो उसको डिसाइड कौन करता है, सीजीपीएम। सीजीपीएम। तो 1971 में ये सारी कन्फ्यूजन, पहले क्या था हमारे पास यूनिट था ये, लेकिन इसके वजह से हमको बहुत सारी कन्फ्यूजन होता था। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1971 में सीजीपीएम ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम क्या रखा, एसआई सिस्टम। उसका नाम क्या रखा, एसआई सिस्टम। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 4 टाइप के यूनिट होते हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई, जिसमें से ये क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है, लेकिन ये कुछ कुछ जगह पे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास प्रीफिक्स है। जैसे अगर बहुत सारी डिस्टेंस रहते हैं या फिर यूनिट्स रहते हैं जिसको मेज़र करने के लिए हमको प्रॉपर क्या आना चाहिए होता है, यूनिट्स। तो हम लोग कुछ सफिक्स यूज़ करते हैं जैसे एक्सा। अगर किसी भी यूनिट के पावर में 10⁸ लिखा रहे पॉजिटिव में तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सा। अगर 15 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटा। अगर 12 रहता है तो टेरा। 9 रहेगा पावर में 10⁹ तो गीगा। ऐसे ही अगर 10⁶ रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा। किलो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी के पावर में 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किलो। ठीक है। उसके बाद 2 अगर रहेगा तो हेक्टो। 1 को हम लोग बोलते हैं डेका। नेगेटिव ऑफ 1 रहेगा तो डेसी। नेगेटिव, जैसे अगर हम लोगों को लिखना है 10 सेंटीमीटर, अब इसको अगर हम लोगों को मीटर में लिखना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड किसके लिए लेके लिखा हुआ है, मीटर के लिए। तो अगर 100 सेंटीमीटर को हमको मीटर में लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻² मीटर। 10⁻² मीटर। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 10⁻² रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डेसीमीटर।
देन अगर 10⁻³ रहा तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 10⁻² रहा तो सेंटीमीटर, 10⁻³ रहा तो मिलीमीटर। तो ऐसे 10⁻6 रहा तो माइक्रो, 10⁻9 को हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर, 10⁻12 को हम लोग बोलते हैं पिकोमीटर। एक और आप लोग इसमें ऐड कर लेंगे, 10⁻10 को हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम, 10⁻10 को क्या बोला जाता है, एंगस्ट्रम। क्लियर। उसके अलावा 10⁻15 को हम लोग बोलते हैं फेम्टोमीटर एंड 10⁻70 को हम लोग बोलते हैं ऑटोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या चीज़ है। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली होता क्या है, हमको अगर किसी भी इक्वेशन को एप्लीकेशन को चेक करना है तो एप्लीकेशन को जानने के लिए हमको पहले जानना पड़ता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। अगर हम लोगों को कोई भी इक्वेशन लिखना है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, तो उसके जितने भी इक्वेशन के टर्म्स होंगे, इक्वेशन के टर्म्स होंगे, वो सब क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल, मतलब सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसका जो डायमेंशन रहेगा, इसका जो डायमेंशन रहेगा और इसका जो डायमेंशन रहेगा, तीनों आपस में क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी जाके ये इक्वेशन क्या होगा, राइट होगा। तभी जाके ये इक्वेशन क्या होगा, राइट होगा। तो डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टर्म्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हर एक इक्वेशन क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल। दूसरा, दिस इज अनदर वे टू सेइंग दैट वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे अगर हमारे पास एक क्वांटिटी फोर्स है तो हम फोर्स को टाइम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग सरफेस टेंशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही कर सकते हैं। मतलब अगर हमको फोर्स को ऐड करना है तो हम लोग फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मास को हम लोग मास के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अनदर वे तो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड इनटू द फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ वेलोसिटी के साथ कर सकते हैं, फोर्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ फोर्स के साथ कर सकते हैं। क्लियर। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, जैसे हम लोगों ने लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी एक टर्म हुआ, u हमारे पास एक टर्म हुआ एंड v एक टर्म हुआ, यानी यहाँ पे टोटल इक्वेशन के अंदर कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। तो वही बात हो रही है, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम, इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जैसे अगर तीनों का डायमेंशन हमारे पास डिफरेंट आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। क्लियर। नोट, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला। अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनका यूनिट सेम होता है, तो अगर उसका यूनिट सेम होगा तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे कुछ हम लोग देख लेते हैं जिनके डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर इम्पल्स हो गया एंड प्लैंक कांस्टेंट, इन तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम, दैट इज m1 l2 t माइनस 2। इसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों का भी डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, सेम होता है।
वो क्या होता है, M1L2T-3 T3 एंड I-1। क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रेस। ये आपको चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मिलने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी इसी चैप्टर में मिलेगा मैकेनिकल वाले में। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्रेशर, इनका डायमेंशन भी हमारे पास क्या होता है, सेम, दैट इज M1L-1 एंड T-2। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंट्रोपी। ये एंट्रोपी आपको मिलने वाला है केमिस्ट्री में मिल जाएगा। केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी एनर्जी वाले रिलेटेड यानी थर्मोडायनेमिक्स के पास भी शायद हमको मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास एंट्रोपी हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया एंड थर्मल कैपेसिटी, इन तीनों का भी डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, दैट इज M1L2T-2 एंड थीटा-1। दैट इज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को। थीटा मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट, ये यूजेस को हम लोग एप्लीकेशन भी यहाँ पे बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली तीन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। मतलब अगर हमको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और उससे हम लोगों ने इक्वेशन बनाया है, तो वो इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है, ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। If the dimension of the various terms either sides or the relation are the same। अब ये कब हो सकता है, जब दोनों साइड, either साइड का मतलब बोथ साइड, जितने भी टर्म्स रहेंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। बट हमको कुछ चीज़ याद रखना है नोट के तौर पे। जो पावर होते हैं, पावर क्या होता है, डायमेंशनल लेस होते हैं। हम लोग कभी भी पावर का डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम डायमेंशन। ये अभी हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोगों ने बोला था PO, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हम लोगों ने पहले भी बोला था कि वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे लिखा है साइन थीटा, ई रेज टू थीटा, कॉस थीटा या फिर लॉग थीटा। तो इसमें जो थीटा होता है, ये जो थीटा होता है, इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डायमेंशनलेस होता है। थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम लोग लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी द स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम लोगों ने लिखा है x इज इक्वल टू हाफ ए टी द स्क्वायर, क्योंकि s में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। s क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें से एक्स का मतलब क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, यू हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम, हाफ क्या है, कांस्टेंट, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन एंड टी स्क्वायर का मतलब टाइम का स्क्वायर। अब इसको हमको चेक करना है डायमेंशनली, ये राइट है इक्वेशन के रॉन्ग है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसका डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन, ये पूरे तीनों टर्म्स का, यहाँ पे टर्म्स कितने दिए हुए हैं, तीन। तो अगर तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम आ रहा है, अगर इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डायमेंशनली राइट है। लेकिन अगर किसी भी एक टर्म का डायमेंशन हमको अलग मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है। क्लियर। तो पहले हम लोग देखते हैं
लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट का। अब x का मतलब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट बोला था, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर। तो हमारे पास इसका डायमेंशन क्या आएगा, L1। डायमेंशन कितना आ जाएगा, L1। दूसरा हमारे पास क्या है, u इंटू टी। u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी हो या फिर फाइनल वेलोसिटी, यूनिट इसका क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब मीटर को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, लेंथ में। एंड टाइम को किस में मेज़र, टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, ये वाला टाइम हमारे पास। अब टाइम टाइम क्या हो गया हमारे पास कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ लेंथ। और लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में। और मीटर को हम लोग डायमेंशनली कैसे शो करते हैं, एल में। तो L/1, मतलब इसका और इसका, इन दोनों टर्म्स का हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया है, सेम आ गया है, जो कि कितना है, L/1, L/1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाफ AT²। अब जो हाफ है ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। और हम लोगों ने पहले ही बोला था कि प्योर नंबर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या फिर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो, इनका हमारे पास डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशनली डायमेंशनलेस होते हैं। तो हमको डायमेंशन किसका निकालना पड़ेगा, AT² का। अब E का मतलब हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। एंड T का मतलब क्या है, टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड टाइम का स्क्वायर। नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम इनटू टाइम का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी हमारे पास क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। ये वाला टाइम हम लोगों ने पहले से लिखा है, तो टाइम इनटू टाइम, तो ये हो गया टाइम का स्क्वायर इनटू हमारे पास एक और टाइम का स्क्वायर ये है। तो ये टाइम स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर को हम लोग किस में करेंगे, L/1 में। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो तीनों टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स का हम लोगों को डायमेंशन कितना आ रहा है, L/1, L/1। अब डायमेंशनली हमको अगर तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डायमेंशनली ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। डायमेंशनली ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नोट, अब इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे हम लोगों ने बोला था कि ये जो हाफ है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, डायमेंशनलेस। तो वही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। जितने भी प्योर नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, सब क्या होता है, डायमेंशनलेस। एंड डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया, लेकिन ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब समझिएगा कि वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। मतलब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग दूसरी के फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास चार टाइप के हमारे पास थे यूनिट्स, FPS, MKS, CGS एंड SI। तो बेसिकली हमारे पास टोटल चार टाइप के यूनिट थे। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको SI यूनिट दे दूं और बोलूँ इसको FPS में चेंज करना है, CGS में चेंज करना है, या फिर MKS में चेंज करना है, तो हम लोग डायमेंशनली क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मैं क्या लिखूँ, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट होता है। ऑन चेंजिंग द यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो चेंज। अब ये कैसे हो गया,
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। अब मीटर क्या हो गया, इसका यूनिट, और ये क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन अगर मैं यूनिट को चेंज कर दूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर याद होगा तो 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यूनिट को मीटर से चेंज कर दूँ सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 10 मीटर। अब 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 मीटर में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोगों ने यूनिट चेंज करने के साथ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों ने यूनिट चेंज किया तो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसको कन्वर्जन के लिए, फोर्स। अब फोर्स को हम लोगों को क्या करना है, एसआई से चेंज करना है सीजीएस में। एसआई से क्या करना है, सीजीएस में। अब देखिए फोर्स का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, और डिनोट किससे करते हैं इसको, कैपिटल एन से। एंड फोर्स का सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या होता है, डाइन। फोर्स का सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या होता है, डाइन। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं मास का अगर डायमेंशन एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालूं, मास का डायमेंशन एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालूं तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू मास का डायमेंशन हमारे पास होता है m1 एंड ये होगा हमारे पास L1 एंड T1, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है L1 एंड T माइनस टू, L1 एंड T माइनस टू। तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया, M1 L1 एंड T माइनस टू, M1 L1 एंड T माइनस टू। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। N1 क्या मतलब क्या है, जिस टर्म्स में हम लोगों ने लिया है वो, एन यू का मतलब हमारे पास यूनिट है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, हमको चेंज करना है किसी अदर यूनिट में, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है न्यूटन में, N1 हमारे पास कितना दिया हुआ है न्यूटन में, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास कितना है 1। तो 1 न्यूटन में हमको चेक करना है कि हमारे पास कितने डायन, क्योंकि यूनिट तो हमको क्लियर हो गया कि सीजीएस में हमारे पास क्या है, डायन है, लेकिन एक न्यूटन के अंदर कितने डायन हमारे पास हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं पता है, तो वो हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू पुट किया है, ये क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके ये क्या है, यूनिट्स है। सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है, यूनिट्स है। क्लियर। नेक्स्ट, ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, एसआई सिस्टम, एंड नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं, सीजीएस में। ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, एसआई में, एंड नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं, सीजीएस में। अब सीजीएस में हम लोग वेट को किस में मेज़र करते हैं, ग्राम में, एंड डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। जबकि एसआई सिस्टम में हम लोग मास किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम्स में, एंड डिस्टेंस मीटर में एंड सेकंड में। अब मुझे बताइए 1 केजी के अंदर, 1 केजी के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। वहीं पे 1 मीटर में हम लोगों ने बोला था कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। एंड 1 सेकंड चाहे सीजीएस हो या फिर एसआई हो, ये हमेशा कितना रहने वाला है, सेकंड में ही रहने वाला है। क्लियर। अब डायमेंशनली हमारे पास देखेंगे तो मास के ऊपर पावर कितना था, 1। टाइम के ऊपर हमारा डायमेंशन कितना था, 1। एंड टाइम के ऊपर कितना है, -2।
एंड लेंथ के ऊपर हमारे पास कितना है 1। क्लियर। तो हम लोगों ने सेव क्या किया है, उसमें पुट किया है और केजी को चेंज कर लिया हम लोगों ने ग्राम में, मीटर को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, एंड सेकंड को हम लोगों ने सेकंड में रखा। ध्यान से, ठीक है। अब इसको अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी हम लोगों ने बोला था कि 1000 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3। तो हम लोगों ने सिर्फ उसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया पावर के फॉर्म में। तो ये कितना हो गया हमारे पास 10⁻3, एंड ब्रैकेट के बाहर ये जो था इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, m⁻n⁻⁴ a⁻m⁻n, तो इन दोनों में आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो वही चीज़ हम लोगों ने किया है। यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा था 10⁻3 इंटू 1, 3⁻1। तो हमारे पास क्या रहेगा 10⁻3। यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा 10⁻2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो 1 से 1 एंड यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। मीटर है यहाँ पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, एंड ग्राम ग्राम कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 10⁻3 एंड 10⁻2। ठीक है। अगर मैं 10⁻3, अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा m⁻n इंटू m⁻n⁻m, या फिर a⁻m इंटू a⁻n, अगर किसी का बेस सेम है और पावर हमारे पास डिफरेंस है तो हम लोगों का दोनों में क्या हो जाएगा, ये हम लोग एक बार लिखते हैं और ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 हो गया 5, एंड 10 हमारा बेस सेम था तो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या बोला था कि ये हमारे पास 1 यूनिट है और ये हमारे पास यूनिट क्या होता है, डायन। ठीक है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 10⁻5 डायन। तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्रेशर का। दूसरा एग्जांपल किसका लेते हैं, प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो LMT-2 इसका हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन है। ए का मतलब हमारे पास यहाँ पे एरिया है, तो एरिया हमारा किस में मेजर करता है, मीटर स्क्वायर में। तो हम लोगों के पास L² MLT-2। अगर मैं L को ऊपर लेके जाऊँ तो ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि L ऊपर किस में है, प्लस में, और नीचे किस में है, प्लस में। लेकिन ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, -2। तो -2 में से अगर 1 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचा, -1। तो हमारे पास प्रेशर का यूनिट डायमेंशन क्या आ जाएगा, m1 L-1 एंड T-2। अब हम लोग प्रेशर के SI यूनिट हमारे पास क्या है, पास्कल। अब हम लोग CGS में चेंज कर रहे हैं, इसको CGS में चेंज कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, SI सिस्टम, एंड देन ही हम लोगों ने लिखा है CGS सिस्टम, ग्राम सेंटीमीटर एंड सेकेंड, केजी मीटर एंड ये 1 kg में हम लोगों ने पहले भी बोला था कि 1000 होते हैं, तो 1000 को हम लोगों ने लिख लिया है 10⁻3। मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, एंड सेकेंड कैंसिल ख़त्म हो गया ये पूरा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इसको चेंज किया तो ये क्या है 10⁻2, एंड पावर इसका कितना है, नेगेटिव में। तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻2, 10⁻2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, केजी में पावर 1 है। तो 10⁻3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3। अब 10⁻3 इंटू 10⁻2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों ने बोला था पावर ऐड होता है, तो -2 में अगर +3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 10। यानी 1 पास्कल 10 CGS प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एप्लीकेशन है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी।
कई सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन भी डिड्यूस करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस वी शुड नो, ये चीज़ ध्यान देना, वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी। कौन से फिजिकल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर हमारा रिलेशन डिपेंड करने वाला है। क्लियर? By using the principle of homogeneity, we can find the relation between the different quantities. इसीलिए मैंने बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एप्लीकेशन के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फोर्स का। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर फोर्स का फॉर्मूला याद होगा तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली तो अगर मैं मास की वैल्यू चेंज करूँगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, और पावर हम लोगों ने सपोज किया है कि m⁻x। ऐसे एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको भी हम लोगों ने मान लिया है कि e⁻y। अगर मैं डायमेंशन देखो फोर्स का तो m1 l1 एंड t-2 आता है। क्लियर? अब ये चीज़ है, हम लोगों के पास मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M, एंड E का मतलब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का निकालेंगे तो l1 t-2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोगों ने देखा, यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mx एंड ay। तो प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम लोगों ने मान लिया k ay। तो ठीक यही चीज़ हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? बस डायमेंशनली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी आता है तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो इक्वल टू के साथ हमेशा एक क्या आता है, कांस्टेंट। क्लियर? k इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने क्या ले लिया है, फोर्स का जो डायमेंशन निकला, और ये हम लोगों ने जो सपोज किया था, ये हम लोगों ने जो अभी ऊपर लिया था। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, फिजिकल रिलेशन पता करना है कि एक्चुअल में आने वाला है कि नहीं। क्लियर? तो m⁻1 m⁻1। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी मतलब एक दूसरे को अगर कंपेयर करके देखें तो कंपेयर करने से हमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, ये भी एंड ये। तो m⁻2 किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका अगर हम लोग पावर्स को अगर इक्वेट करने की कोशिश करें बाय इक्विटी प्रिंसिपल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए y की इज इक्वल टू 1, एंड वहीं पे अगर t के ऊपर पावर देखें तो नेगेटिव ऑफ 2y किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2y, नेगेटिव ऑफ 2y। तो नेगेटिव 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचा, 1। तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब y हमारे पास किसके लिए था, y हम लोगों ने माना था किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। x किसके लिए माना था, मास के लिए। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो हमको फॉर्मूला क्या मिला, F इज इक्वल टू k m1 एंड e⁻1। क्लियर? एंड k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे हम लोगों ने एक मास लटका दिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बॉब। अब इसका अपना कुछ मास होगा और ये जो स्ट्रिंग है इसका कुछ लेंथ होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये बॉब है तो नीचे इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता रहेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें क्या आएगा, क्योंकि अगर पेंडुलम मूव करेगा
पेंडुलम मूव करेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। पेंडुलम के अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बोब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। क्लियर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम लोगों ने माना Lx, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, एंड ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ बॉब। अगर मैं तीनों को एक साथ लिखने की कोशिश, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट नहीं प्रोपोर्शनलिटी है। क्लियर। तो हम लोगों के पास ये आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको एक मिल जाएगा कांस्टेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम पीरियड अगर है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा हमारे पास, सेकंड। टाइम पीरियड किस में मेजर करते हैं, टाइम में, सेकंड। यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, T⁻1, T⁻1। मास एंड लेंथ हमारे पास यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर सबको मैं देखूँ यहाँ पे कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे देखिएगा L इज इक्वल टू एक्स, एंड ये हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन हमको मिलेगा L⁻x, और ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन कोई भी होगा तो यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को हम लोग मेज़र करते हैं लेंथ में, एंड टाइम को हम लोग मेज़र करते हैं सेकंड में। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, T⁻²। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन है। तीसरा हमारे पास क्या है, मास, तो मास का डायमेंशन। अब फिर से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, m⁻, इधर कितना है 0, एंड उस साइड कितना है m⁻z, यानी z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1। दूसरा हमारे पास है L⁻0 इज इक्वल टू L⁻x प्लस वाई, L⁻x+y, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो अगर मैं इसको x को इस साइड भेज दूँ तो ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, या फिर x को नहीं, मतलब y को भेज देते हैं, x को यहीं पे छोड़ देते हैं, y इस साइड आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव ऑफ y, नेगेटिव ऑफ y। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम बचा हुआ है। टाइम इधर कितना है हमारे पास 1, तो 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2y, नेगेटिव ऑफ 2y। अब ये देखिएगा 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2y, ये देखिए आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो इस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी 1/2, 1/2, नेगेटिव ऑफ y 1/2, ठीक है। यानी y हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ 1/2, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/2। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, x किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ y के, तो x इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू हमको कैलती मिल रही है नेगेटिव ऑफ 1/2, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ऑफ 1/2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2। बस यहाँ पे हम लोगों ने सबकी वैल्यू पुट कर दी और हमको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाफ एंड हाफ, हाफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट, लेकिन एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या था, वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, नेगेटिव का मतलब क्या था, डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोगों ने सिंपली नीचे पुट कर दिया है, एंड हाफ, एंड दोनों में देखोगे तो पावर हाफ हाफ है, हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, दोनों को अंडर रूट में ले लिया है, कि हमारे पास कांस्टेंट है, और की कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 2π, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g। बट इसमें लिमिटेशन क्या है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी का ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, इसका डायमेंशन हम लोग इससे नहीं निकाल सकते, ये क्या होगा, इसका ड्रॉबैक है।
क्लियर? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।